गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग सॉलिड स्टेट का 16th लेक्चर नहीं सॉरी 17th लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आपको जैसे याद होगा मैंने स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट पूरा डिस्कस कर लिया है बच्चों, और आज हम लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट की शुरुआत करेंगे। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एम आई राइट? ठीक है जी। नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? देखो बच्चों, स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि वो क्या करता है, हर चीज़ को याद करने की कोशिश करता है। तो मेरे लाल हर चीज़ को याद नहीं किया जाता है, एक चीज़ को पकड़ा जाता है, दूसरे को उलट उलट के याद किया जाता है, यानी उसके इन्वर्स वैल्यू को याद कर लिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता था कि उसमें केटायन और एनायन के रेशियो में डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद कोई बदलाव नहीं होता था, यानी केटायन और एनायन का रेशियो क्या था, बराबर था। लेकिन इसका उल्टा जो है बच्चों, वो कौन सा डिफेक्ट है? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें जो डिफेक्ट से पहले जो रेशियो है केटायन और एनायन का, और डिफेक्ट के बाद जो है केटायन और एनायन के रेशियो में क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइचियोमेट्रिक जिसको याद है, इसका उल्टा नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। इसका मतलब कि हम क्या कहेंगे, दोज डिफेक्ट, बोलो, इन विच ratio of cation and anion become change after defect is known as स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब देखो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये टॉपिक जो है रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। एक तो शॉर्टकट स्कीम मैंने आपको समझा रखा था, शॉर्टकट में कैसे याद करते हैं, और दूसरा मैं जो आपको बता रहा हूँ कि स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट जिसको याद है, उसमें क्या था, केटायन और एनायन के रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता था, डिफेक्ट से पहले भी डिफेक्ट के बाद भी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि केटायन और एनायन के नंबर में गड़बड़ हो जाएगा, यानी रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसा डिफेक्ट जिससे केटायन और एनायन के रेशियो में क्या आ जाए मेरे बच्चों, चेंज आ जाए, बदलाव आ जाए, उसको कहते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट। इज इट क्लियर? अब आपको याद होगा कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने आपको बताया था दो तरह का था, याद करो। एक था मेटल एक्सेस डिफेक्ट, याद करो, है ना, और दूसरा क्या था, मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। याद आ रहा है, बचपन में पढ़ा था। तो अब बताओ, खुद ही सोचो ना कि जब रेशियो में गड़बड़ हो गया है, केटायन और एनायन के नंबर में गड़बड़ आ गया रेशियो में, तो इसका मतलब दो बातें होंगी, या तो मेटल ज़्यादा हो जाएगा या मेटल कम हो जाएगा। जैसे मान लो NaCl का क्रिस्टल को एज्यूम करो, तो NaCl क्रिस्टल में अगर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये होगा मेरे बच्चों कि उसमें या तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा या सोडियम कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेशियो जब भी चेंज होगा तो या तो सोडियम ज़्यादा हो या सोडियम कम हो जाएगा। तो उसी को हम लोग कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट या मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। तो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह का, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशिएंट। अब आओ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको याद होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है बच्चों, अगेन दो तरह का होता है। एक मैंने बताया था, बताओ, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और दूसरा था ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। या तो एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस हो जाएगा, या एक्स्ट्रा केटायन की वजह से मेटल एक्सेस हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करते हैं, बात को समझो। इसको ऐसे याद करते हैं कि जैसे सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल को माइंड में फिट कर लो। अब इसमें नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ तो फिर दो बातें होंगी, या तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा या सोडियम कम हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल को चिपक जाओ, उसी से सारा बात याद हो जाएगा, या तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा या सोडियम कम हो जाएगा। तो जब सोडियम ज़्यादा होगा तो सोच के देखो, सोडियम क्लोराइड में सोडियम ज़्यादा कैसे हो सकता है, दिमाग लगा के सोचो। या तो Cl- बाहर आ जाए क्रिस्टल से तो सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। या अगर बाहर से सोडियम आ जाए या एक्स्ट्रा सोडियम कहीं से उसको मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस में आ जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इसमें हम लोग क्योंकि दो केस डिस्कस करेंगे, एक तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, दूसरा क्या है, मेटल डिफिशिएंट है। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, मेटल एक्सेस डिफेक्ट,
और इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी डिस्कस करेंगे बच्चों। क्लियर? तो हम लोग अब हेडिंग में डालेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं बच्चों। दोज डिफेक्ट इन विच number of metal ion is greater than number of non-metal ions. Number of non-metal ions is known as metal excess defect. Is known as metal excess defect. इज इट क्लियर? तो इसको आप लोग नोट डाउन करो पहले, ठीक है, और फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों? तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहला केस मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब नाम से अंदाजा लगाओ बच्चों, हर चीज रटा नहीं जाता है। मेटल एक्सेस यानी सोडियम क्लोराइड अगर मान लो तो उसमें सोडियम ज्यादा कैसे हो सकता है? तो एक तरीका यह है कि क्लोरीन बाहर कर दें, बोलो, तो Cl- अगर बाहर चला जाए तो क्या हो जाएगा, मेटल अपने आप सोडियम ज्यादा हो जाएगा। तो हम वही केस डिस्कस कर रहे हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी है। तो इसमें देखो ये क्रिस्टल को देखो, यहाँ पर मैंने दिखाया है स्ट्रक्चर में, पहले स्ट्रक्चर को समझ लो। यहाँ पर Na+Cl- देखो माइनस प्लस लिखा हुआ, ठीक है जी। तो कैटायन को छोटा कर दिया, एनायन को बड़ा कर दिया। अब देखो यहाँ से एक एनायन गायब हो गया, ध्यान से देखना, और उसकी जगह वैकेंट स्पेस आ गया, वहीं पर इलेक्ट्रॉन एक फंसा हुआ, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो सोडियम तो वहीं का वहीं है सही सलामत, लेकिन एक Cl बाहर आ गया है, उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन बैठ गया वहाँ पे। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो खाली जगह हो गई, एनायन कम हो गया ना, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर एक जगह रुका हुआ है। इसको हम लोग F सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? F सेंटर। F सेंटर क्यों बोलते हैं? F सेंटर बेसिकली जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है फार बेंजेन। क्या मतलब होता है? फार बेंजेन। फार बेंजेन का जर्मन वर्ड का इंग्लिश मीनिंग है कलरफुल, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्रिस्टल को कलरफुल बना देता है। क्या बना देता है? कलरफुल। अब पूछेंगे सर कलरफुल से इलेक्ट्रॉन का क्या रिलेशन है? तो आप जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? सनलाइट से रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और जब रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, अगर वो रेडिएशन विजिबल रीजन का होगा, क्योंकि हम जानते हैं लाइट का 3 रीजन होता है, एक विजिबल होता है, एक इंफ्रारेड होता है, एक अल्ट्रावायलेट। अगर विजिबल रीजन के रेंज में लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्रिस्टल क्या हो जाएगा? कलरफुल नजर आ जाएगा। तो इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम का खानदानी क्वेश्चन पूछता है कि एफ सेंटर क्या है, तो एफ सेंटर इज द कलरिंग सेंटर। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इसका डेफिनेशन मैंने लिखवा रखा है। इन दिस डिफेक्ट एनाइन इज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल एंड लेफ्ट वैकेंट स्पेस। लेफ्ट का मतलब खाली छोड़ देना, विच ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल, ठीक, इज नोन एज मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब यहां पर एक चीज ये समझना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये Cl छोड़ के नहीं गया है। अच्छी तरह से सुन लो, ये इलेक्ट्रॉन Cl ने नहीं छोड़ा। अब आप बोलेंगे सर Cl ने नहीं छोड़ा तो आया कहां से इलेक्ट्रॉन? तो Cl जो है Cl- की शक्ल में बाहर गया है, और वो इलेक्ट्रॉन बाहर से आया है। कहां से आया? बाहर से। अब कैसे आया मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। फिलहाल याद रखो कि जो Cl गया है वो Cl- की शक्ल में गया है, यानी खुद भी गया हुजूर वाला, अपना इलेक्ट्रॉन भी बाहर लेके गया हुआ। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो बाहर से आ रहा है। वो कैसे आ रहा है भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल ये याद रखो, ये जो वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन फंसा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, और यही कलरफुल सेंटर कहलाता है, क्योंकि यही जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक, इससे आपको पता होना चाहिए कि क्रिस्टल पे प्रॉपर्टी पे असर पड़ेगा। एक तो कलरफुल हो जाएगा क्योंकि रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा क्या फर्क पड़ेगा, सोचो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो सोचो जब इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा तो मटेरियल क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इससे ये असर पड़ता है कि मटेरियल क्या हो जाता है? कंडक्टर। और ये कौन सा कंडक्टर हो जाएगा? एन टाइप कंडक्टिविटी आ जाएगी। एन टाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्या? फॉर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसलिए अब यहाँ पर एफ सेंटर का डिफिनेशन देख लो। इट इज अ कलरफुल सेंटर, या सॉरी इट इज अ कलरिंग सेंटर ऑफ द क्रिस्टल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ द क्रिस्टल। ये इसको कलरिंग सेंटर कहते हैं क्रिस्टल का, और ये कलर को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड बाय द एनायनिक वैकेंसी, जो एनायनिक वैकेंसी में जो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होता है, भरा हुआ होता है,
इज नोन एज एफ सेंटर, इसी को एफ सेंटर कहते हैं। और ये जो कलरफुल होगा वो किस वजह से होगा बच्चों, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि ये क्रिस्टल में ये डिफेक्ट क्रिएट कैसे किया जाता है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए और फिर इसको जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो अभी मैंने कहा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, तो अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि NaCl क्रिस्टल में से Cl माइनस बाहर आ गया, ठीक है, और उस जगह पे कौन बैठ गया आकर के, इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो डिफेक्ट है ये NaCl में क्रिएट कैसे किया जाता है। जैसे NaCl क्या है, इंसुलेटर मटेरियल है, ध्यान से सुन लो, इंसुलेटर है, लेकिन इस डिफेक्ट की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री आ जाता है, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, कंडक्टर भी हो जाएगा और पैरामैग्नेटिक भी हो जाता है। अब जरा बात को समझना, इसमें सोडियम क्लोराइड का एक जार ले लिया ग्लास का, उसमें सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को ले लिया, ठीक है बच्चों, और इसमें सोडियम वेपर इसमें बम्बार्ड कर दिया। क्या बम्बार्ड कर दिया, सोडियम वेपर इस जार के अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। इसमें सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल ले लिया, Na+Cl- मौजूद है, और इसमें साथ में क्या कर दिया, सोडियम वेपर ले लिया, उसको गर्म किया। तो होता क्या है कि जो सोडियम का जो एटम है वो क्रिस्टल पे आके बैठ जाएगा। ध्यान से देखना, सोडियम एटम कहाँ बैठ जाएगा, क्रिस्टल पे, और वो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देगा। अब आप बोलेंगे सर क्यों इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, क्योंकि हीट कर रहे हैं ना, और साथ में आपको मालूम है ये जो सरफेस है वो चार्ज अप सरफेस है। देखो चार्ज अप सरफेस का मतलब देखो प्लस माइनस है, तो जब भी चार्जिंग सरफेस होता है तो उसके असर से भी एटम इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकता है। तो यहां पर क्या होता है कि ये सोडियम जो है सरफेस पे आकर के जो वेपर हमने लिया सोडियम का, वो एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, Na+ में बदल जाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। और इस Na+ की मोहब्बत में यहां से एक Cl- बाहर निकल जाएगा क्रिस्टल में से, और ये क्या बना देगा मेरे बच्चों, NaCl बना देगा, बोलो हाँ या ना। और जो Cl- आया Na+ की मोहब्बत में बाहर निकल के, तो उसकी वजह से क्रिस्टल में तो चार्ज अनबैलेंस हो गया। तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वही इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे आके बैठ जाएगा और वही सेंटर जनरेट कर देगा बच्चों। इसलिए पहले के ज़माने में जब हम लोग अपने बचपन में नमक लेके आते थे, तो आज के ज़माने में तो टाटा सॉल्ट मिलता, पाउडर फॉर्म में मिलता है, लेकिन मुझे याद है जब मम्मी कहती थी जा बेटा नमक ले आ, तो उस वक्त हम लोग लाते थे तो पहले बड़े बड़े कट्टा में आता था, बड़ा बड़ा क्रिस्टल आता था उसका, और कई बार जो है एकदम वाइट नमक होता था, लेकिन कई बार एकदम येलोइश हो जाता था नमक, पीला पड़ जाता था। तो पीला पड़ने की वजह ही यही होती है कि वहां पर एफ सेंटर जनरेट हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, आपके एग्जाम में ये प्रोसेस करने को नहीं पूछेगा कि कैसे हुआ, आपको सिर्फ मैंने बता दिया, आप एनसीईआरटी बुक जाकर पढ़ना, उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इसको रटने के लिए जरूरत नहीं है कि आप रटें इसको। बस आपके काम का 3 क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी आता है, नीट में भी। पहला क्वेश्चन है NaCl बिकम येलो वाई, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है, खानदानी क्वेश्चन होता है। दूसरा KCl बिकम वायलेट इन कलर, अगर कलर मुझे ठीक से याद हो तो। और एक और क्वेश्चन है LiCl इज पिंक इन कलर, बिकम पिंक वाई। कलर देख लेना मैंने सही बोला है कि नहीं बोला, लेकिन कलरफुल है, ठीक है जी, शायद यही है। तो ये तीनों का एक ही जवाब है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर इन द क्रिस्टल, एफ सेंटर इन द क्रिस्टल, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी और नीट में भी आता है, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर है, क्योंकि एफ सेंटर जनरेट होगा, तो जब भी कोई क्रिस्टल कलरफुल हो जाता है तो एफ सेंटर की वजह से कलरफुल होता है। इसमें 2 बातें याद रखनी है, एक तो ये तीनों क्वेश्चन आपने याद रखना है, आएगा ही आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आता है, नीट में भी आया था। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है एफ सेंटर में वो Cl ने छोड़ा था या बाहर से आया था, तो वो बाहर से आया था इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बच्चों। क्लियर, बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये है कि इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, अच्छी तरह से समझ लो। इस डिफेक्ट में, क्योंकि यहां देखो वैकेंसी जनरेट हो रही है, ध्यान से देखना, वैकेंसी जनरेट हो रही है, तो याद करो वैकेंसी जनरेट कहां होती थी, याद करो शॉर्ट की डिफेक्ट में वैकेंसी जनरेट होती थी, क्योंकि वहां कंप्लीटली मिसिंग होता था, यहां भी कंप्लीटली मिसिंग का केस है। तो जो बातें शॉर्ट की डिफेक्ट के लिए हैं, ठीक वही बातें यहां पर किसके लिए आ जाएंगी,
मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी के लिए आ जाएंगी। यानी जो एग्जाम्पल शॉर्टकी डिफेक्ट का है करीब करीब वही एग्जाम्पल इस डिफेक्ट में आ जाएगा, और जो कंडीशन शॉर्टकी डिफेक्ट वाला है ठीक वही कंडीशन इसलिए इसके लिए भी आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बात नोट कर लें, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is shown by those crystal which is likely to show Schottky defect। Schottky defect यानी जिसमें Schottky डिफेक्ट होगा उसी में इस तरह का डिफेक्ट हो सकता है बच्चों, इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। अब देखो बच्चों यहां पर अब हम लोग देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब ध्यान से देखना, सोडियम क्लोराइड में मैंने आपसे क्या कहा था, सोडियम दो तरीके से ज्यादा हो सकता है, या तो Cl बाहर निकाल दो, बोलो यार, Cl जब बाहर निकाला तो सोडियम अपने आप ज्यादा हो गया, जो मैंने पहले वाला केस बताया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। और इसमें एक और तरीका है कि वहां पर जैसे सोडियम क्लोराइड में Cl बाहर गया था तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा था, इलेक्ट्रॉन छोड़ के नहीं गया था वो, ठीक, तो उसकी जगह बाहर से इलेक्ट्रॉन आया था। अब यहां पर सेम इसी तरह का केस है जो जिंक ऑक्साइड का केस है, ध्यान से देखना। जिंक ऑक्साइड वैसे व्हाइट कलर का होता है, कलरलेस क्रिस्टल भी कहते हैं इसको, लेकिन जिंक ऑक्साइड को जब हीट करेंगे, ध्यान से देखना, जिंक ऑक्साइड को क्या करेंगे बच्चों, हीट, तो क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ना क्रिस्टल का, वो ऑक्सीजन बाहर निकल के आ जाएगा। अब वो ऑक्सीजन आया तो बाहर, लेकिन मेरे लाल अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, ध्यान से देखना, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया, तो उस जगह पे देखो एफ सेंटर जनरेट हो गया। अरे बोलो यार, तो यहां देखो जिंक अपने आप ज्यादा हो गया ना, मेटल ज्यादा हो गया, और लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है क्या किया, एनायन अपना छोड़ के गया। इससे पहले वाले केस में बताओ क्या हुआ था, Cl माइनस पूरा बाहर गया था, उसकी जगह बाहर से इलेक्ट्रॉन आया था। इस केस में मेरे लाल ऑक्सीजन सिर्फ अकेला गया है, एटम के फॉर्म में गया है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब जिंक देखो ज्यादा हो गया, पहले जिंक और ऑक्सीजन का नंबर बराबर था ना जी, लेकिन ऑक्सीजन जब बाहर चला गया तो इसको क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब देखो ध्यान से, इसका डेफिनेशन मैंने लिख दिया है, इन दिस डिफेक्ट एनायन इज कंप्लीटली मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, यानी एनायन कंप्लीट गायब हुआ, ठीक है, एंड लेफ्ट electron in their vacancy, left electron in their vacancy, due to which number of metal ion become greater than number of anion, यानी कैटायन का नंबर एनायन से ज्यादा हो गया। इज इट क्लियर? और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन हो गई, क्योंकि चार्ज जब अगर आयंस जाता, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता, तब तो चार्ज अनबैलेंस हो जाता ना, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन सिर्फ बाहर गया, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, तो प्लस और माइनस चार्ज का न्यूट्रलिटी तो रह गया ना, यानी जितना प्लस है उतना ही माइनस रह रहा है क्रिस्टल। इसका मतलब इसमें वैकेंसी भी जनरेट हो गई और क्रिस्टल भी न्यूट्रल रह गया। तो बताओ इससे क्या फर्क पड़ेगा क्रिस्टल पे, तो क्रिस्टल पे पहला फर्क पड़ेगा कि क्रिस्टल कलरफुल हो जाएगा, जैसे जिंक ऑक्साइड में है। ये बोर्ड में आने वाला खानदानी क्वेश्चन है कि भाई बताओ जिंक ऑक्साइड येलो कलर में क्यों बदल जाता है हीट करने पे, तो इसका जवाब क्या देंगे, ड्यू टू क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, एफ सेंटर इज जनरेटेड एंड दैट एफ सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर। ठीक है बच्चों, ये बोर्ड में आने वाला खानदानी सवाल है, कंपटीशन में भी बराबर आ जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। दूसरी बात बच्चों ये कि यहाँ पर कंडक्टिविटी मटेरियल में डेवलप कर जाएगी, क्योंकि देखो इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्रीली मूव कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन जब क्रिस्टल में फ्रीली मूव करेगा तो क्या होगा, सोचो कोई भी मटेरियल कंडक्टर कब होता है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सके। तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेगा मेरे बच्चों, तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, कंडक्टर भी हो जाएगा और कलरफुल भी हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? अब बताओ कि इसमें जो डिफेक्ट होगा, ये डिफेक्ट कहाँ होगा, तो उसमें भी ठीक वही मामला होगा जिसमें, क्योंकि कंप्लीट मिसिंग वाला केस है, तो उसमें भी करीब करीब वही एग्जाम्पल आ जाएंगे जो शॉर्टकी डिफेक्ट वाले एग्जाम्पल है बच्चों। इज इट क्लियर? अच्छी तरह समझ में आ गया। और दूसरी बात यहाँ पर एक चीज और भी है, क्योंकि यहाँ कैटायन मूव कर सकता है, देखो ध्यान से, यहाँ वैकेंसी जनरेट हो गई तो ये कैटायन यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है और इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह मूव कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, जिंक आयन का भी मूवमेंट आसानी से हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट आसानी से हो सकता है। तो इस वजह से क्रिस्टल के अंदर क्या हो जाएगा, दो प्रॉपर्टी आ जाएगी, एक क्रिस्टल कलरफुल हो जाएगा
और दूसरा क्या है मेरे बच्चों, क्रिस्टल क्या होगा कंडक्टर भी हो जाएगा। और इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होगी वो एन टाइप कंडक्टिविटी होगी। कौन सी कंडक्टिविटी होगी, एन टाइप। इज इट क्लियर बच्चों? तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। और ये मैंने आपको नॉन स्टेशियोमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस डिफेक्ट करा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट, एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है और एक इम्प्योरिटीज डिफेक्ट बचा हुआ बच्चों। इन नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। फिर आपका लास्ट टॉपिक बचेगा प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो बच्चों एक बार एनसीईआरटी जरूर रीडिंग मार लेंगे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।